तो चलिए एक और न्यूज़ सेट पेपर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस बार आप लोगों ने काफ़ी देर लगा दिया आपका लाइक का टारगेट को पूरा करने में। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि लाइक का टारगेट जैसे कंप्लीट हुआ है सेकंड पार्ट में, वैसे ही मैं आपके सामने थर्ड पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो अभी हम लोग फिर से आपका आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर है आपका 16 नवंबर का पेपर, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये होगा मेरा आज का सेट नंबर 3। ठीक है, तो इस वीडियो में भी सेम टारगेट होगा। जैसे आप 1000 का लाइक का टारगेट पूरा करोगे वैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ही जल्दी आपका वीडियोस भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डिमांड पर ही चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन को मैं कंटिन्यू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सारे क्वेश्चन को आपको खुद से पहले ट्राई करना है, और ये वीडियो को केवल और केवल आप लोग प्रैक्टिस और रिविजन के तौर पर ही लोगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि संख्याओं का मध्य विचलन उनके मध्य से 255 है तो डी किसके बराबर होगा, बताओ। यहां पर सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझो इंग्लिश में कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में सिंपली बोला है कि कोई इस एक डेटा ऑफ नंबर दे रखा है, उसका मीन डिविएशन फ्रॉम देयर मीन इज गिवन कितना, 255। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, यानी डी का मान ही आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया, स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रेलवे एग्जाम में आपसे मध्य विचलन पर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट डायरेक्ट, या फिर आपका मानक विचलन पर क्वेश्चन पूछता है। यानी आपका मीन डिविएशन पर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट बोलो, या फिर आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन पर क्वेश्चन पूछता है। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मीन डिविएशन पर क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो मीन डिविएशन यानी जो आपका मध्य विचलन है वो आपका मध्य के द्वारा निकाला गया, या तो मध्य के द्वारा निकाला जाता है या फिर माध्यिका के द्वारा निकाला जाता है। ये उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको पता होगा। हम लोग कभी भी किसी भी अगर डेटा ऑफ नंबर ऑफ डेटा का अगर हम लोग को निकालना है मीन डिविएशन, या तो मीन के थ्रू निकाल पूछ बोलता है कि मीन के थ्रू निकालो या फिर मीडियन के थ्रू निकालो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो हर वीडियो को, तो मैं आपसे विश्वास करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये फॉर्मूला जरूर से पता होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। और ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने स्टैटिस्टिक के ऊपर भी बना रखा है, साथ ही साथ मैथ के पूरे चैप्टर के हर एक चैप्टर का मैंने टीसीएस वाली करके आपका एक सीरीज भी बना रखा है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको रेलवे एग्जाम में जिस भी तरीके से क्वेश्चन जहां जहां से पूछा गया उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, और जो कि काफ़ी वो सीरीज मेरे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में पॉपुलर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ फिर से। मीन डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ मोड एक्स डैश माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। ये एक्स डैश क्या होता है, मध्य होता है यानी मीन होता है, और ये जो आपका डेटा एक्स आई मतलब ये सभी नंबरों का माइनस करके समेशन ले लेते हैं। तो बस अब आप सॉल्व करो। अब अगर आप इससे पहले कभी मध्य विचलन निकाले होंगे तो बड़ी आसानी से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा सीरीज को अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना तो भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ से आप सीरीज को देख के भी बता सकते हो कि उसका मध्य क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ ये जो सीरीज है, सबसे पहले आप सीरीज को देखो तो ये क्या है, 1 1 + d 1 + 2d। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, और यही चीज हमको दे रखा है 255 के बराबर दे रखा है, तो इसको इसके साथ इक्वेट करके डी का मान बता देंगे। बात समझे। तो ये आपको क्या दे रखा, पहले सीरीज देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका सीरीज है इसमें टोटल टर्म कितना है, तो आप देखोगे डी, 2d, 100d, यहां से यहां तक लेके आपका 100 टर्म और एक टर्म यहाँ, यानी टोटल टर्म कितना है इस सीरीज में, 101 टर्म है। तो अब बस अब आप नहीं निकाल लोगे तो मैं इसको हटाता हूं, क्योंकि अभी हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं, मध्य निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मध्य निकालेंगे फिर हम लोग उसका समेशन करेंगे। तो मध्य निकालने के लिए अब आपको पता होगा मीन का फॉर्मूला या फिर मध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पर जो हम लोग इसका इस सीरीज का सम जो निकालेंगे यानी जो योग निकालेंगे, ये किसके मदद से निकालेंगे, एपी के मदद से निकालेंगे। समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, कोई किसी भी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो क्लियर है। अब आपको पता है n कितना था, टोटल 101 टर्म है। टोटल आपका 2 फॉर्मूला में हो गया, फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 और लास्ट टर्म भी दे रखा है, यानी कितना हो जाएगा 112, 2 + 100d हो जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, सम आ गया सबका, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल टर्म कितना है आपका 101 है। सॉल्व कर लो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 काट देंगे तो मेरा बचेगा क्या, मेरा 1 + 50d।
यानी यही मेरा क्या निकल के आया, मध्य निकल के आया। बस इसी का जरूरत था मेरे को, यानी एक्स डैश का वैल्यू क्या आ गया, 1 + 50d। अब बस सबसे माइनस करके सम कर दो उसका, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया। तो मैं इसको हटाता हूँ। देखो अगर आपने मध्य विचलन निकाला होगा तो ये सब चीज़ आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपने कभी मध्य विचलन नहीं निकाला होगा तो फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जरूर से एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से मध्य विचलन निकालते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा एक्स डैश कितना निकल के आ गया, मेरा 1 + 50d। और चूंकि मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ आएगा तो इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मैं लिखता मध्य मेरा इतना होगा। अब माइनस करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आपका एक्स डैश है सभी को माइनस करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो पहले जब हम माइनस करेंगे 1 प्लस, ध्यान से देखना, 1 + 50d - 1 मोड, प्लस उसी तरीके से 1 + 50d - 1 - d, ये मोड, प्लस उसी तरीके से ये सीरीज इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 1 + 50d आपका माइनस क्या हो जाएगा, 1 - 100d हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो -1 + 1 कैंसल, +1 -1 कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, यानी अंदर में बचा क्या, ध्यान से देखो अंदर में बचा क्या। और आपको पता होना चाहिए मोड के अंदर में अगर कोई भी वैल्यू है बाहर निकलता तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ये क्या आएगा, 50d प्लस 50d में से d जाएगा तो क्या होगा, 49d प्लस 48d। इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ता जाएगा, बीच में आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज था तो जीरो तो आना ही है, जो मेरा मध्य रहेगा वो तो बीच वाला नंबर रहता है। इसी तरीके से नंबर फिर बढ़ता जाएगा, फिर d, इसी तरीके से नंबर बढ़ता जाएगा, लास्ट में फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 50d। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको ये, अगर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप मध्य विचलन निकाले होंगे तो ये सब चीज़ आपको पता होगा, डायरेक्ट आप यहाँ से सॉल्व करते। ठीक है, 2 टाइम्स आपको क्या करना था, ये सब चीज़ आपको समझ आ जाता। तो ये मेरा पूरा का समेशन आ गया निकल के, ध्यान से देखो ये समेशन निकल के आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 50d 49d 40d 48d, अगर मैं यहाँ पर d कॉमन ले लूँ पहले ही, और ये 2 टाइम्स है, ध्यान से देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा एक सम है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सम है, तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 को भी मैं साथ में कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है, 2 टाइम्स है तो 2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, और d को मैं साथ में ले ले रहा हूँ। तो मेरा घुमा फिरा के जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा क्या, तो मेरा आएगा क्या, 2d 1 + 2 + 3 प्लस इसी तरीके से ये नंबर पूरा 50 तक होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आप ध्यान से देखो, ये 1 से लेकर 50 तक का सम करना है, तो आपको पता होगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का, तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n+1/2। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट से पुट कर रहा हूँ, n+1/2, तो n कितना है, 50 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 50 होगा ना, 50 और 50 + 1 यानी 51 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये मेरा पूरा टोटल का समेशन निकल के आ गया था। अब हम फॉर्मूला में क्या था, समेशन, आपका समेशन ऑफ हो गया था ये पूरा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर मेरा कितना, 101 नंबर है। तो यही मेरा क्या निकल के आया, आपका क्या निकल के आया, मध्य विचलन। और यही क्वेश्चन में दे रखा था 255 के बराबर है। अब आप सॉल्व नहीं कर लोगे, यही करना था। 51 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो ये वहाँ चला जाएगा, जो 10 है यहाँ आ जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 101 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10.1 ही हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना था। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, एक बार जरूर से पेन कॉपी में करना। हो सकता है कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको दिमाग से पार हो सकता है, बट इससे पहले अगर आपने कभी भी सॉल्व किया होगा तो ये सब चीज़ आपको इजीली समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप लिख के आपको समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। और थोड़ा जगह कम रहता है तो आप लोग तो उतना एडजस्ट कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पर आपको ये दे रखा है, आपको इसका मान बताना जल्दी से। अगर आपको ये जो दे रखा है तो ध्यान से देखो, ये √108 है। 108 मतलब क्या है, ये 108 का मतलब क्या हो गया, 36 × 3 हो गया। तो 6 आपका रूट से बाहर आसानी से निकल जाएगा। ये मैं केवल करके दिखा रहा हूँ। उसी तरीके से √300 है, तो 300 तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 100, यानी ये 10√3 हो जाएगा। इसी यही चीज़ आपको a के बराबर है, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 16√3 = a के बराबर आ गया।
तो यहाँ पर मेरा √3 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, a/16 निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा गया, तो फिर से उसी तरीके से 192 है, तो 192 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 64 गुना 3, यानी ये क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ये 432 है, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मतलब 3 × 3 से अगर डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 12, यानी आपका कितना जाएगा 144 गुना 3, यानी ये आपका 12 बाहर निकल जाएगा, यानी ये 12√3 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो 20√3, तो √3 का वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन था a/16। सॉल्व करोगे तो कितना बार में, 4 बार में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/4। 5/4 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1.25 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1.25 ए भी होगा क्योंकि ए भी था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में मैं हल्का बता देता हूँ, थोड़ा सा हल्का से क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एरर हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई शांत जल में एक नाव 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। ये नाव जाते समय और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आते समय 1456 किलोमीटर का यात्रा करता है। तो इस यात्रा में उसे 80 घंटे लगते हैं। तो धारा का गति आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। ये नाव जाते समय और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आते समय 1456 किलोमीटर यात्रा करता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए, अगर इसका डबल कर दो, यहाँ पर आपका ये होना चाहिए आपका 1456 है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो 2912 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एक बार का दे रखा है, थोड़ा सा डेटा में इधर उधर हो गया होगा। ये एक बार का दे रखा है एक्चुअली में, अगर आप इससे बनाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा नहीं। ये 2912 यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1456 है, तो ये एक का डिस्टेंस है इतना 1456, तो दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2912 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब बना लो आसानी से। अब मैं इसको बनाता हूँ। तो सबसे पहले आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ, देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है। आप जैसे भी सॉल्व करो, बस जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सॉल्व करो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी है। मैंने यहाँ पर डेटा को सुधार रखा था। ठीक है, आपका अगर ये क्वेश्चन सही होता तो आप ऑप्शन के थ्रू भी आप बना सकते थे बहुत ईजिली। ठीक है, अगर आप ऑप्शन के थ्रू नहीं बना पाए, अगर आपके पास या फिर ऑप्शन नहीं रहे, तो भी आप जल्दी से बना सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए, अगर मेरा नाव में अगर एक शांत जल में नाव का स्पीड अगर 40 है, तो मेरे से पूछा किसका स्पीड, तो धारा का गति पूछा था, तो मैं धारा का गति को मान लेता हूँ कि x है। अब आपको पता होना चाहिए अप स्ट्रीम स्पीड, यानी जो धारा के विरुद्ध में स्पीड मेरा क्या होगा 40 - x होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा के साथ में स्पीड, क्या होगा 40 + x होगा। बोलो ये सब तो इतना पता ही होगा आपको। अब आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए औसत गति। औसत गति का फॉर्मूला हम सभी को निकालने आता है। औसत गति क्या होता है 2s1 × s2, यानी ये 40 - x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 40 + x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय s1 + s2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 40 यानी 80 हो जाएगा। ये मेरा क्या आया, औसत गति आया। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 2912, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना दे रखा था 80 घंटा। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर लेते, ये 40 40 80 हो गया, और 80 से 80 कैंसिल हो गया। अब ये दो को आप सॉल्व काटोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा फिर से 1456 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो a + b a - b के फॉर्म में है, यानी बात समझ रहे हैं, यानी a² - b² के फॉर्म में है। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, यानी x² वहां चला जाएगा और 1600 यहाँ आ जाएगा, यानी 1600 में अगर 1456 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। यानी x² का वैल्यू अगर मेरा 144 के बराबर है, तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 12 के बराबर। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोलो क्लियर है। तो बस यही चीज़ आपको करना था। अगर ये चीज़ आप समझ जाते तो बड़ी आसानी से आप कर पाते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। सी का मान आप बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये आपको एक ठो दे रखा है, ये दूसरा कंडीशन है, और ये आपको सी का मान पूछा है। तो पहले अगर मैं इस वाले को अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ,
2b, तो 2b माइनस 2c, इसको मैं पहले अरेंज कर लिया हूँ और a को वहाँ भेज देता हूँ। 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी, और ये 5 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट से इतना क्लियर है आपका। दूसरा वाला क्या दे रखा था, c प्लस 2a इक्वल टू b, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे, b माइनस सी, ये c को वहाँ लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, 2a के बराबर आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये भी मेरा दूसरा स्टेटमेंट से, ये आपका दूसरा इक्वेशन से, बोलो इक्वेशन है, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन से, b माइनस सी, बी माइनस सी, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी 5 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 2a, 2 वहाँ चला जाएगा तो 4a, a आपका वहाँ चला जाएगा 5a, 5a इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू क्या निकल के आया, 1 निकल के नहीं आ गया आसानी से। अब a का वैल्यू 1 निकल के आ गया तो आपसे पूछा था c का मान, अब आप किसी में भी पुट कर सकते हो, तो c का मान अगर आपको निकालना है तो हम इसी में पुट कर लेते हैं। ये c अगर वहाँ चला जाएगा, या फिर आपको c का मान निकालना है तो b माइनस 2a, तो a का मान क्या है 1, तो यानी c का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, b माइनस 2 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला है, एक मोटरसाइकिल को ओवरहोलिंग से पहले प्रत्येक 90 दिन में 5/6 घंटे सर्विस टाइम की आवश्यकता होती थी, जबकि ओवरहोलिंग के बाद इसे प्रत्येक 120 दिन में 5/6 घंटे सर्विस टाइम की आवश्यकता होती है, तो बाद वाले मामले में कितना अंश ओवरहोलिंग सर्विस टाइम बच जाता है, मतलब ओवरहोलिंग सर्विस टाइम में बच जाता है, बताओ। यानी इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझो। नॉर्मली क्या बोला है कि कोई मोटरसाइकिल है, उसको ओवरहोलिंग से पहले प्रत्येक 90 दिन में 5/6 घंटे का सर्विस टाइम की आवश्यकता होता था मतलब टाइम लगता था। यानी अब आप समझो थोड़ा सा, अगर कोई भी मोटरसाइकिल यानी कोई भी व्हीकल को अगर ओवरहोलिंग होने से पहले प्रत्येक 90 दिन में यानी 90 डेज में, समझना 90 डेज में कितना समय लग रहा है, 5/6 घंटे का सर्विस टाइम लगता है। तो 5/6 घंटा को अगर आप सॉल्व करोगे, यानी घंटा है तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कितना समय लग रहा है, 50 मिनट लग रहा है। ये सबको क्लियर हो रहा है यहाँ से। यानी कोई भी मोटरसाइकिल को ओवरहॉलिंग से पहले, यानी आप समझ सकते हो सर्विस से पहले, सीधे सीधे समझो, ठीक है, कोई भी व्हीकल को सर्विस से पहले 90 दिन में 50 मिनट का सर्विस टाइम की आवश्यकता होती है, जबकि ओवरहोलिंग के बाद इसे प्रत्येक 120 दिन में 5/6 घंटे की आवश्यकता होती है। यानी अब आपका सर्विसिंग होने के बाद या फिर ओवरहोलिंग के सर्विस होने के बाद कितना समय लग रहा है, 5/6 घंटा, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ भी 50 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बाद वाले मामले में कितना अंश ओवरहोलिंग सर्विस टाइम बचा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले आपका ये 90 दिन में आपको लग रहा था 50 मिनट, और सर्विसिंग होने के बाद आपको 120 दिन में 50 मिनट का समय लग रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको 90 और 120 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 360 360 अगर हो गया तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, तो इसका 50 मिनट है, तो 50 मिनट में भी 4 का गुना होगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, मेरा 200 निकल के आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से यहां पर हम 3 का गुना करेंगे, 120 गुना 3 से, तो मेरा हो जाएगा 360, तो यहां पर भी मुझे 3 का गुना करना पड़ेगा, यानी ये कितना आ गया, मेरा 150 आ गया मिनट। अब आप समझ गए होंगे, यानी ये आपका सर्विसिंग के यानी ओवरहोलिंग के पहले हम लोग क्या किए, एक समय कर दिए, क्योंकि आपका अलग अलग समय था, दिन का था ना, ये अलग अलग दिन का था, ये 90 दिन का था, ये 120 दिन का था, तो हम कैसे कंपेयर कर पाते हैं, हमको दोनों को बेस को सेम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग दोनों का एलसीएम निकाल लिए। अब आपको पता चल गया कि 360 डेज में यानी 360 दिन में टोटल कितना समय लग रहा है, 200 मिनट लग रहा है, और यहाँ पर आपका 360 दिन में कितना समय लग रहा है, 150 मिनट का समय लग रहा। तो कितना समय का आपका बच जा रहा है, यही तो बोला था, बाद वाले मामले में कितने अंश ओवरव्हीलिंग सर्विस टाइम में बच जाता है, तो 50 मिनट बच जा रहा है, किसमें से, 200 मिनट में से। तो यही चीज 50/200, ये चीज आपसे पूछना चाह रहा था, यानी 1/4 का समय आपका बच रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका परसेंटेज पूछा है, सिंपली 0 0 कैंसल, 6 गुना 23, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर देख के ही पता चला थर्ड ही होगा। एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन ये आपका
इग्नोर कर दिया गया था रेलवे की तरफ से, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HCF निकालने बोला गया था, ठीक है, हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया। तो ये 925 का सामान 16% लॉस में बेचा गया, यानी 84% में बेचा गया होगा, यही आपसे पूछा है। सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, तो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 17, और 17 और मतलब 5 यानी 7 हो गया। 4 से काटेंगे तो ये आपका 2 और ये 1 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट जेड का हेल्प लोगे, तो सिर्फ ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। 21 गुना 7 कितना हो जाएगा 7, 14, 14 कैरी 63 और 14 कितना होगा 7, 17 प्लस 777 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला है, चल रहे 4/3 अपने समान गति के कारण एक व्यक्ति 10 मिनट तक उसका समय बचता है, तो दूरी तय करने में लगा उसका सामान्य समय ज्ञात करे। सिंपली बोला है, क्या बोला है कि कोई एक आदमी है 4/3 अपनी सामान्य गति के कारण उस व्यक्ति का 10 मिनट बच जा रहा है, यानी पहले वो 3 का रेशियो में अगर 3 का यूनिट पे चल रहा था, तो अब वो 4 का यूनिट पे चल रहा है, क्योंकि पहले के तुलना में वो अपना 4/3 चल रहा है, यानी पहले अगर वो 3 यूनिट के स्पीड से चल रहा था, तो अब वो 4 का स्पीड से चल रहा है। अब आपको पता होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में, तो अगर मेरा डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो ये पता होगा, तो बस इसको हटाओ, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। यानी अगर पहले मेरा स्पीड 1 और स्पीड 2, अगर पहले मेरा स्पीड 3 था और बाद में 4 हो रहा है, तो अब मेरे को बताओ टाइम क्या रेशियो क्या होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट उल्टा, 4 होगा तो ये 3 होगा। तो इनका बीच का टाइम में 10 मिनट का बच रहा है, बात समझ रहे हो, 10 मिनट का बच रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट के बराबर, यानी अब इसको लग रहा 30 मिनट और पहले लगता था 40 मिनट। तो आपसे पूछा था वही दूरी तय करने में लगा उसका सामान्य समय, यानी पहले वाला समय तो कितना लग रहा था 40 मिनट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात उनका महत्तम संप्रवर्तक दे रखा है, इन संख्याओं का लासा बताओ, यानी एलसीएम बताओ। तो दो संख्याओं का अनुपात, सबसे पहले ये 14x है और ये 9x है। आपको पता होना चाहिए यही x तो अब मेरा क्या होता है HCF होता है, जो कि 15 के बराबर है। आपसे एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 गुना 9 गुना 15, बस यही मेरा एलसीएम होगा। सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मेरा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 14 गुना 9 ये कितना हो जाएगा 126 गुना 15, तो 15 6 90, 9 कैरी 15 तो 30 और ये 9, ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, दो पाइप ए और बी एक जलाशय को क्रमशः 75 और 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाते हैं तो जलाशय पूरा आधे घंटे में भर जाएगा। यदि यदि पाइप बी को डैश मिनट बाद बंद कर दिया जाए। अच्छा ये कंडीशन दे रखा है, बनाओ। यानी सिंपली बोला है कि कोई आपका जलाशय है, कोई दो पाइप है, कोई आपका एक टंकी को सिंपली भर रहा है 75 मिनट में और ये 45 मिनट में, तो ये 75 और ये 45, तो टोटल कैपेसिटी आप निकाल सकते हो इनका एलसीएम निकाल के। तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 और 15 तिया 45, यानी 15 15 225 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आपका 3 यूनिट भरेगा, तो ये आपका 5 यूनिट भरेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो जलाशय पूरा आधे घंटे में भर जाता है। यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद करना चाहिए, यानी बी को पूछा है कि कितने मिनट बाद आपका बंद करना चाहिए, तो इसका मतलब जो ए पाइप होगा वो पूरा आधा घंटा चला होगा। अब जब आधा घंटा चलेगा यानी 30 मिनट चलेगा, तो 3 यूनिट अगर 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा तो आधा घंटा में कितना भरेगा, तो 30 × 3 यानी 90 यूनिट पानी कौन भरेगा, ए पाइप भरेगा। तो 225 में से अगर 90 चला जाएगा तो कितना मेरा बच जाएगा, 11 से 12 से 3 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 से 3 जाएगा, यानी 3 और वो ये 1, यानी 135 यूनिट बचेगा। यानी यही 135 यूनिट कौन भरा होगा, बी पाइप भरा होगा। तो 135 यूनिट अगर बी पाइप भरेगा तो कितना मिनट तक भरेगा वो, तो 27 मिनट तक भरेगा। यानी 27 मिनट के बाद आपको बी पाइप को बंद करना होगा, जिससे मेरा आधा घंटा में वो टंकी भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन,
यहाँ पर बोला यदि 125 रुपए की राशि को 4 साल के लिए 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो ब्याज क्या होगा बताओ। यानी प्रिंसिपल दे रखा 125, रेट आपको दे रखा 4.45%, टाइम भी दे रखा है 4 साल का। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 4 4 16 और 16 2 18, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 18% होगा। अब आपको पता है इंटरेस्ट निकालना है तो इसी प्रिंसिपल का आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5, यानी 18×5 = 90, यानी 90/4। तो 22/4 यानी 88, यानी कितना हो जाएगा 22.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल दे रखा है, उन दोनों संख्याओं का लासा बताओ क्या होगा। आपको पता है किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर किसी दो संख्याओं का मासा अगर दे रखा है 70, तो पहले मेरे को बताओ वो दो नंबर होगा कौन कौन सा। तो आपको पता है 70x होगा, एक आपका 70y होगा, यही वो दो नंबर होगा ना। तो अब आपको पता है इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मतलब इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। यानी इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट यानी 70x इंटू 70y इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर का गुणनफल भी दे रखा है 29400। तो आप उसका लासा नहीं बता दोगे बड़ी आसानी से। और लासा होगा भी क्या, यही होगा 70x इंटू वाई, यही होगा ना इसका एलसीएम। तो यहाँ से पहले एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 चौके 28 और ये 9 7, यानी ये 7 आ गया। तो 7 आ गई, 7 नहीं आएगा नहीं, ये 7 से काटेंगे तो कितना बार में आएगा, 7 चौके 28 और 1 2 14, माफ़ी चाहूँगा 42 होगा। तो 7 से काटेंगे यानी 6 आ जाएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आया 6 आया। तो 70 गुना 6 कितना हो जाएगा 420। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला, एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लेती है। इसी दूरी को 15 मीटर पर सेकंड की गति से तय करने में बस द्वारा कितना समय लिया जाएगा। आपको पता है डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, दोनों जगह स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। बात समझ रहे हो। तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो s1 इंटू t1 इक्वल टू s2 इंटू t2। तो बस यही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 60 गुना, यहाँ पर कितना समय लगा था 4.5 घंटा यानी 4.5। अब देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में तो कंफ्यूज नहीं होना, मीटर पर सेकंड है तो हम लोग चेंज कर लेंगे जल्दी से इसको। किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। बस यही निकालना है मेरे को, क्या टाइम, यानी t2 निकालना। सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे 3 बार में, 18 3 54 है। अगर हम 10 से गुना करो या फिर ऐसे भी सॉल्व करो, 3 से काट देंगे ये 20 बार में, 0 से 0 कैंसिल, यानी 45 2 90, और 90 से आपका ये 18 गुना t2, तो 18 से काटेंगे 5 घंटा लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर क्या बोला है sin 15 का मान दे रखा है, आपसे पूछा है tan 15 का सटीक मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन इस तरीके से एनटीपीसी में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। इसी तरीके से आपके एनटीपीसी एग्जाम में tan 15 cot 15 का मान सब पूछा जा रहा था। तो देखो ये आपको ऑलरेडी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके से। यहाँ पर देखो अगर बात करें ये sin 15 का मान दे रखा है, आपसे tan 15 का मान पूछा गया। सबसे पहले तो मैं आपको बोल भी चुका हूँ कि ये सब वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तो फिर आप डायरेक्ट से आंसर टिक मारोगे, नहीं याद होगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पास अब बनाने का तरीका की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर एंगल दोनों का सेम है। एंगल जब सेम है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता क्या है, p/h होता है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है वो आपको बताना चाहिए, चाह रहा है कि इसी तरीके से बनाओ। बात समझ रहे हो। ये आपको p और h दे रखा है तो यहाँ से आप बेस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर टेन थीटा क्या होता है मेरा, p/b होता है, तब जाके आप सॉल्व करोगे। बट इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर नहीं भी पता होता, अगर ये चीज़ अगर आप मान लो सपोज दैट अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो भी तो आप tan 15 का वैल्यू अगर याद रखोगे तो बना दोगे। या फिर आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये सब चीज़ मैंने बहुत क्लियरली बेसिक से भी बता रखा है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा, 15 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर tan a माइनस बी का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, यानी फॉर्मूला जो होता है आप पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका क्या होगा। अगर सपोज दैट अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो कम से कम ये तो आपको याद होना चाहिए।
तो डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिखे तो ये क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री माइनस टेन 30 डिग्री, फिर यहाँ पर 1 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ केवल मैंने समझाने के लिए इतना कुछ लिखा, वरना लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट आप आंसर बताते कि क्या होता, या फिर आप डायरेक्ट इतना पुट करके आप डायरेक्ट यहाँ जल्दी पुट करके बताते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ, डायरेक्ट यहीं पर पुट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आप जिस तरीका से ऑप्शन दे रखा है तो आप थोड़ा कंजुगेट कर लो। अब जिस तरीका से ऑप्शन दे रखा है उसको कंजुगेट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे में आपका क्या कर लेते हैं, माइनस से कंजुगेट कर लेते हैं। तो √3 माइनस 1, और नीचे भी √3 माइनस 1 से हम ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 हो जाएगा। नीचे ए प्लस बी माइनस बी, यानी 3 से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और 2 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इतना कुछ नहीं कर, अगर आप चाहते कि इतना कुछ नहीं करना था तो फिर डायरेक्ट आपको याद करके रखना होता। तो ये किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है, 10 15 का वैल्यू आपको यहीं पर भी छोड़ सकता था, ये जो इतना दूर मैंने लिखा था ना, यहाँ पर भी छोड़ सकता था। बात समझ रहे हो, तो इसलिए फिर आपको आगे सॉल्व करना पड़ा। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से पूछा गया था, ट्राई करो जल्दी से। इसको आप कैसे बनाते, जल्द से जल्द अगर आपको बनाना होता तो। अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो देखो, ये इसका प्रोडक्ट यहाँ पर ये 1.25 इंटू 1.25 है, 2.75 इंटू 2.75 है, और 2.5 इंटू 2.5 है। इतना का तो वैल्यू आप लोग भी आसानी से आप निकाल पाते, 6.25 हो जाता कहीं ना कहीं। बाद बाकी इसको निकालने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता ना। मैं इसको कैसे कर पाता, मैं सिंपली अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारा नंबर आपका मल्टीपल में है, कहीं ना कहीं अगर मैं 2.5 यानी अगर मैं इसको दोनों को साथ में कॉमन ले लूँ, ठीक है, 2.5 अगर मैं साथ में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5 इंटू 0.5 प्लस, अब आपको समझ आ गया होगा, यानी फिर से यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये क्या जाएगा, 1.1 इंटू 1.1 प्लस 1 इंटू 1। बोलो क्लियर है। अब आप यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 तो था ही आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, 11 का स्क्वायर 121, यानी आपका 1.21 हो जाएगा, और ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही होगा। तो इसको तो सॉल्व आप हर कोई कर सकता है बड़ी आसानी से, 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 2, यानी आपका घुमा फिरा के बस इतना को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 6.25 इंटू 2.46 को अगर इसको भी थोड़ा सा और, अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे तो देखो 6.25 है, हम इसको डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 बन जाएगा। तो इसको आधा करना पड़ेगा रूल के हिसाब से, तो 1.23 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे को लगता है थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। 100, ये देखो, अगर आप, मैं इस पॉइंट पे देखो, पॉइंट को आप हटा के भी आप देख सकते हो, अगर पॉइंट को मैं थोड़ा देर के लिए हटा दूं तो आपको पता होना चाहिए 125 का गुना अगर हम 100 से करेंगे तो पहले 12500, फिर आपका 125 का गुना 23 से करके हम निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसा चाहो आप कर सकते हो, आपके ऊपर कैलकुलेशन है, एटलीस्ट इससे आपका सिंपल पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.375। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक आयत का क्षेत्रफल और उनकी लंबाई दे रखा है, आपसे उसका चौड़ाई पूछा गया। अब देखो, कोई एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल एक इक्वेशन के तौर पर दे रखा है। आपको पता है कि कोई भी रेक्टेंगल का अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमको एरिया पहले से दे रखा था क्या, इक्वेशन के फॉर्म में। अगर आप इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स का दो वैल्यू आएगा। दो वैल्यू कौन कौन सा आएगा, 3x है और 2x है, यानी 2x और एक x, यानी आपका दो वैल्यू कौन कौन सा आएगा, आपका एक एक मेरा वैल्यू आएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और एक वैल्यू आएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। सॉल्व करने से यही मेरा एरिया है, क्योंकि मेरा लेंथ पहले से दे रखा था 2x प्लस 1 के बराबर इंटू ब्रेथ के बराबर, दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। तो इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रेथ कितना निकल के आ जाएगा, चौड़ाई x प्लस 1 निकल के आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है।
एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, दो इनलेट पाइप ए और बी में से ए की कार्यकुशलता बी से दुगनी है। पाइप सी एक आउटलेट पाइप है जो एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिया जाने वाला समय से 3 गुना समय लेता है। जलाशय खाली होने की स्थिति में यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो जलाशय को भरने में 6 घंटे लगते हैं। जब ए और सी एक साथ कार्यरत हो तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, बताओ। देखो क्वेश्चन केवल लेंथी है, बाद बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप इजीली बना सकते हो। थोड़ा सा समझना है आपको। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होना चाहिए इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप किसी भी काम को करने में अगर अपना क्षमता बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, या फिर अगर आप कोई काम को अगर आप ज़्यादा समय में कर रहे हो तो इसका मतलब आपका क्षमता कम है करने का। तो बस इस वाले क्वेश्चन में अगर आप जैसा क्वेश्चन बोला गया है तो ए बी सी पाइप, ए और बी पाइप दोनों भर रहा है और सी पाइप खाली कर रहा है। क्वेश्चन में कंडीशन पता क्या डाला है कि दो इनलेट पाइप ए और बी में से ए की कार्य कुशलता बी से दोगुना है, ठीक है, दोगुना है कार्य कुशलता। और सी के बारे क्या बोला, जो सी पाइप है वो एक आउटलेट पाइप है जो एक भरे हुए जलाशय को खाली करने में पाइप ए द्वारा इसी खाली जलाशय को भरने में लिया जाने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर ये जो ए पाइप है अगर वो भरने में 1 घंटा लेगा, मतलब किसी जलाशय को, तो ये जो सी पाइप है ना ये 3 घंटा लेगा सिर्फ खाली करने में। बात समझ रहे हो। उसी तरीके से क्वेश्चन में कंडीशन पहले ही दे रखा था कि जो ए है वो बी से डबल कार्य कुशलता है। तो इसका मतलब समय अगर 1 घंटा ले रहा है तो बी कितना लेगा, जाहिर सी बात है 2 घंटा लेगा, क्योंकि वो ये काम का इफिशियंसी का वो डबल काम कर रहा था। तो जाहिर सी बात ये अगर 1 घंटा लेगा तो इसका दोगुना समय लेगा। तो ये जो मेरे पास निकल के आया ये टाइम का रेशियो निकल के आया। ध्यान से देखिए, ये टाइम का रेशियो निकल के आया, ये टाइम का रेशियो निकल के आया। जब ये टाइम का रेशियो निकल के आया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1, 1/2, 1/3। बोलो क्लियर है। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो 3 2 6, 6 से गुना कर देते हैं सभी में, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी इसी अनुपात में ये तीनों पाइप आपका काम करेगा। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर जलाशय खाली होने की स्थिति में यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को भरने में 6 घंटा लगता है। तीनों अगर एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 6 घंटा का समय लग रहा। तो आप मेरे को बताओ ए पाइप और बी पाइप दोनों मिलकर कितना भर रहा, 9 यूनिट। ये जो सी पाइप है वो खाली कर रहा 2 यूनिट, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा रहा, 6 यूनिट पानी भरा रहा। टोटल आपका 6 घंटा चल रहा है तो मतलब टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी 42 यूनिट आपको, मतलब 42 आपका टैंकी की कैपेसिटी होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए और सी अगर एक साथ कार्यरत हो तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। यानी अब आपको ए और सी को काम कराना है। तो ए 6 यूनिट भर रहा है और सी आपका 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो ओवरऑल आपका भराएगा कितना, 4 यूनिट भराएगा। तो इसी 42 यूनिट को अगर आपका 4 का यूनिट से भरोगे तो कितना समय लगेगा आपका, तो 10 पॉइंट कितना 5 घंटे लगेंगे। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपका डीआई का है, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर बोला है सुगन के मासिक घरेलू खर्च का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित आकृति के माध्यम से दर्शाया गया। यदि 30,000 रुपये प्रति महीना अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसका द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है, बताओ। ठीक है, कोई भी एक पर्सन है जिसका मंथली इनकम दे रखा है आपको पाई चार्ट में 30,000 का। आपसे क्वेश्चन में इतना पूछना चाह रहा है कि ईएमआई में टोटल कितना रुपया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ईएमआई का, ईएमआई यानी ब्लू वाला दिख रहा होगा, यानी 15% ईएमआई का जा रहा। तो इसी 30,000 का 15% निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 या 45, यानी 4500 रुपये आपका इंटरेस्ट ईएमआई पर जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, यदि कोई व्यक्ति पंखे का विक्रय मूल्य को घटाकर 400 से 380 कर देता है तो उसका नुकसान 20% बढ़ जाता है, तो पंखे का लागत मूल्य ज्ञात करें, बताओ। यानी क्या बोला, यदि कोई व्यक्ति पंखे का विक्रय मूल्य को घटाकर 400 से जैसे 380 रुपये कर देता है तो उसका नुकसान में 20% की बढ़ोतरी हो जा रहा है। तो 20% का बढ़ोतरी का मतलब आप समझ रहे हो, यानी 1/5 का बढ़ोतरी हो रहा है। यानी पहले अगर उसका लॉस 5 था तो अब उसका लॉस कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी 6 का लॉस हो गया। यानी 5 से 6 का लॉस हो गया।
यानी जो ये 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? तो 400 से 380 रुपया हो रहा था, यानी 20 रुपए के बराबर होगा। समझना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपए के बराबर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 रुपए के बराबर। 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 120 रुपए के बराबर। तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य जो 400 रुपए में दे रहा था ना, जो उसको घाटा लग रहा था ना, कितना का घाटा लग रहा था? 100 रुपए का घाटा लग रहा था तब भी उसको, यानी क्रय मूल्य कितना होगा? जाहिर सी बात है 500 रुपए क्रय मूल्य होगा। समझे मेरी बात को? यानी वो 400 में बेचने पर भी उसको घाटा हो रहा था, जब 380 पे बेचता है तो उसका नुकसान 20% और बढ़ जाता है। तो बस, यानी 500 रुपए क्रय मूल्य, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर? केवल समझ के ऊपर था। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो आप, जल्दी से ऑप्शन का हेल्प ले सकते हो, जल्दी से ऑप्शन का भी हेल्प देखेंगे तो यहाँ पर सभी यूनिट डिजिट में 999 का ही खेल है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आपका वेरीफाई होगा, यहाँ से भी नहीं, पूरा ही करना पड़ेगा। देखो, पॉइंट के बाद डबल डिजिट यहाँ दिख रहा है मुझे, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, पॉइंट वाले पे ध्यान देते हैं। और ये पॉइंट वाला यहाँ आपका डबल है और यहाँ आपका सिंगल है। तो अगर हम पॉइंट को पकड़े तो डबल डिजिट यहाँ है 3, और 3 यहाँ से मिल जाएगा, और 3 3 6 और 3 3 9, 9 हो गया। सिंगल डिजिट की बात करें तो 3 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 6 के बाद 6 6 6 6, सॉरी 3 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 6 के बाद 9 यहाँ हो गया ना, यहाँ पर भी 9 हो गया, पॉइंट हो गया। कोई कैरी नहीं आ रहा अभी तक। 3 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 9 12 15 18, और 18 3 21, यानी 1 हो गया। 2 कैरी है, 2 कैरी है, ये खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। 2 कैरी है तो 3 2 5 हो गया, 5 ये भी खत्म हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 3 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 3 14 हो जाएगा, यानी ये इसका कभी नहीं आंसर होगा। 14 के बाद एक कैरी है अभी भी आपका, अब एक कैरी है तो इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं, इसका काम है। एक कैरी 3 और 1 4, और यहाँ पर 4 3 7, यानी आपका 7 हो जाएगा। अब ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है, और टोरी बचा था 3 बचा था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला? रविंदर को संभावत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में ये 62.5% था। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक को एक प्रश्न जोड़ दिया जाए मतलब जोड़ दिया होता और वह उसका उत्तर सही देता तो उसका प्राप्तांक का प्रतिशत 64% होता। तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे बताओ, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्योंकि कोई रविंदर है, कोई एक एग्जाम दे रहा, ठीक है। बोला क्या है कि जो जब वो तो यहाँ पर क्या बोला है? कोई एक रविंदर है जो कि आपका कोई एक एग्जाम दे रहा है, प्रतिशत के रूप में वो उस एग्जाम में वो 62.5% लेके आ रहा है। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या डाला है कि अगर उस एग्जाम में 1 मार्क्स अगर और बढ़ा दिया जाए और वो 1 मार्क्स को सही उत्तर दे, तब उसका प्रतिशत 64% हो जा रहा। तो आपसे सिंपली यही पूछा है कि बताओ परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने के थे, यानी परीक्षा जिस परीक्षा में वो एग्जाम दिया तो उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ, आप ऑप्शन से जल्द डील कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन से नहीं भी समझ आता तो भी ऐसे भी बहुत आसानी से डील कर सकते हो। आपको पता है अगर वो 62.5% लेके आ रहा है, 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/8 होता है। बोलो क्लियर है? 5/8 होता है। इसका मतलब 8 का टोटल मार्क्स में वो 5 मार्क्स लेके आ रहा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो टोटल मार्क्स 8x में से वो 5x मार्क्स लेके आ रहा। क्लियर है? अब मेरे को जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस वैसा करेंगे। तो वो पेपर कितना का था? 8x का था। कितना मार्क्स स्कोर किया? वो 5x स्कोर किया। क्वेश्चन में कंडीशन क्या डाला है कि अगर हम एक क्वेश्चन को बढ़ा दें और वो एक क्वेश्चन उसका सही हो जाए, तो सही जब उसका एक क्वेश्चन जब सही होगा तो 5x में +1 मार्क्स को हमको ऐड करना पड़ेगा। आउट ऑफ टोटल कितना नंबर हो जाएगा? अब 8x + 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो यही तो चीज परसेंटेज में आपको दे रखा, किसके बराबर? 64% के बराबर दे रखा है ना। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, यही चीज आपको दे रखा था। बात को समझे? यही तो बोला था कि जो इसमें एक नंबर बढ़ा रहे हैं हम लोग, वो एक नंबर क्वेश्चन में ऐड करने के साथ साथ उसका क्वेश्चन सही भी हो रहा है, जिसके कारण से उसका 64% उसका मार्क्स हो जा रहा है। तो बस अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये 100 को यहाँ लेके आ जाओ, इसका कोई काम नहीं है। 4 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा?
16 बार में और ये आपका 25 बार में। अब आप इसको डायरेक्ट जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो 25 गुना 5 125 यहाँ हो गया, और 16 गुना 8 यानी 128 हो गया। 128 और 125 यानी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ 25 है और यहाँ 16 यानी 9 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 आया तो आपसे क्या पूछा था कि परीक्षा कितना मार्क्स का था, तो 8x का तो था, यानी 8x बोले तो 8 गुना 3 24 मार्क्स का पेपर था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला है, 2/3 तारा की राशि पारो की राशि का 3/4 के बराबर है, उन दोनों के पास 1700 रुपये है, तो पारो के पास कितनी राशि है बताओ। तो सिंपली क्या बोला है कि तारा के पास कोई अमाउंट है, उस अमाउंट का 2/3 यानी 2/3 पारो की अमाउंट का, ठीक है, पारो का अमाउंट का 3/4 के बराबर है। तो बस अब आप यहाँ से टी और पी का यहाँ पर रेशियो नहीं निकाल लोगे, तो टी और पी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/8, यानी इसी रेशियो में उसके पास पैसे होंगे। तो इसके पास 9 यूनिट, इसके पास 8 यूनिट, यानी 17 यूनिट का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा, कितना, 1700 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपये के बराबर। आपसे पूछा पारो के पास कितने रुपए, तो 8 यूनिट यानी 8 गुना 100, 800 रुपये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब एक क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है, 14 का स्क्वायर रूट है। ये ऊपर वाला किसका है, ये तो पता है 30 का स्क्वायर रूट है। अब नीचे ध्यान से देखो 4.375 और यहाँ पर 9.375 है। अब यहाँ पर कई सारे लोग कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। देखो कैलकुलेशन करना बाद में, पहले आप थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर ये 0.375, अगर आप इसको देख के आपके दिमाग में कोई घंटी नहीं बज रहा कि ये किसका, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/8। 3/8 को सॉल्व करोगे तो 0.375 ही आएगा। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते तो आप बता सकते थे कि ये 4.375 का जगह पर आप इसको 4 सही 3/8 भी लिख सकते थे। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32 3 35, यानी 35/8 आप लिख सकते थे, तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से 9.375, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 सही 3/8, तो 9 8 72, 72 3 75, यानी 75/8। तो 8 फिर से आपका ऊपर चला जाएगा। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब बताओ पहले से कैलकुलेशन ईजी हुआ कि नहीं हुआ, अब आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर जो काट रहा काट दो, काट नहीं काट रहा छोड़ दो। तो 5 से काटेंगे ये 6 बार में, 5 से काटेंगे ये 15 बार में, और कुछ काट रहा तो काट दो। इसको हम काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार में, और ये 5 बार में। फिर से कुछ काट रहा तो काट दो, 7 से काटेंगे ये 2 बार में, 7 से काटेंगे ये 5 बार में। अभी भी कुछ कट रहा तो काट दो, अब कुछ नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 2 4, 2 2 4 और 8 8 64। नीचे क्या, ध्यान से देखो 25 है, हमको 25 से भाग देना है। तो 25 से भाग देना है तो सिंपली क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं। अब तो समझ आया मैंने ऐसे क्यों किया, आपको पता है नीचे अगर 100 बन जाएगा तो ऊपर को आसानी से हम लोग भाग दे सकते हैं, फिर तो बात समझे। तो बस अब गुना कर लो, तो 4 चौके 16, यानी 16 गुना 64 कितना हो जाएगा, 1024। 1024/100, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी 10.24। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। मैं स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि सभी लोगों को समझ आए, इतना करने का जरूरत एकदम भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, फिर से आपको cos 43 डिग्री का मान दे रखा है, आपसे tan 47 डिग्री का मान पूछा है, बताओ। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल में 43 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछा है tan 47 डिग्री का मान बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर अभी बात करें, अभी जिस तरीके से cos थीटा अभी मैंने बताया sin थीटा tan थीटा, वैसे cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। यही चीज़ तो आपको दे रखा है √x, और यहाँ पर आपका h कितना दे रखा है, x + y दे रखा है। यहाँ से आप आसानी से लंब निकाल सकते हो, यानी परपेंडिकुलर निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो क्या आएगा, y आएगा, यानी √y आ जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, यानी cos थीटा, अब आप जान गए cos थीटा की मदद से आपने p निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ से, जब मेरे को cos 43 डिग्री दे रखा है, तो हम लोग बड़ी आसानी से tan 43 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर cot 43 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके ऊपर है समझने का, या फिर मैं cot का ही निकालता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो cot 43 डिग्री, क्योंकि एंगल सेम है, तो cot क्या हो जाएगा, b/p, तो b मेरा क्या हो जाएगा, √x, और ये √y हो जाएगा। यानी मैं बताना चाहता हूँ सिंपली कि ये cot 43 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, √x/√y आ जाएगा। आपसे अभी भी पूछा था tan 47 डिग्री का मान,
तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इतना समझ गए। 43 कॉट 43 डिग्री का वैल्यू एक्स और वाई है, यानी कॉट 43 डिग्री का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर में लिखो या जैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप मेरे को, अब आप जानते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा यानी कॉट 90 माइनस 47 डिग्री यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी रूट एक्स बाई रूट वाई। तो 10 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 47 43 डिग्री है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है कि नहीं। तो 10 47 डिग्री का मान कितना आया है, रूट एक्स बाई रूट वाई आया कि नहीं आया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, तो यही चीज़ तो करना था, समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से है। यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है और ये दो कथन है, बताओ। प्रश्न पूछा है कि विवेक की आयु कितनी है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है कि विवेक की आयु सूरज से 2 वर्ष अधिक है, यानी विवेक का आयु सूरज से 2 वर्ष अधिक है, यानी पहला स्टेटमेंट में केवल इतना बोला गया। क्या आप मुझे पहला स्टेटमेंट से इसका आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, यानी ये इसका आंसर तो कभी होगा नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि सूरज की आयु उसकी बहन की तुलना में 3 वर्ष अधिक है, यानी सूरज जो है अपनी बहन की तुलना में, यानी अपनी सिस्टर वन या S1 लिख दे रहा हूँ, वो अपना बहन की तुलना में 3 वर्ष अधिक है। तो क्या आप इससे आप इससे विवेक का आयु बता पाओगे क्या, विवेक तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी ये भी पर्याप्त नहीं है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो यहाँ पर विवेक और सूरज का रिलेशन दे रखा है और यहाँ पर सूरज और उसके बहन का रिलेशन दे रखा है, तो इसका मतलब आप विवेक का बता ही नहीं सकते, यानी ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए, तो इसी के साथ मेरा ये भी सेट आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता चुका, ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ही डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ, तो इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा हूँ, और जिस तरीके से आप लोग, कई सारे लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हो एग्ज़ाम को लेकर। देखो एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना है, अगर आप जो समय जो चल रहा है, जो आपका इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, अगर आप इस समय को अगर आप वेस्ट कर दोगे कहीं ना कहीं, तो फिर ये आपके लिए ही आगे चल के नुकसान करेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ सारा चीज़ को समझो और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो उस वक्त आप तैयार रहो, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं फ्रेंड किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।